हेलो बच्चों। आज क्लास 12th आपका अध्याय फर्स्ट होगा और पहले अध्याय का नाम है आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये आपकी वन शॉट वीडियो होने वाली है जिसमें हम एक ही बार में पूरे चैप्टर का रिवीजन करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। यहाँ देख सकते हैं यह नोट्स बने हुए हैं जिनके माध्यम से बहुत ही आसानी से आप चैप्टर को समझ लेंगे। अगर किसी भी बच्चे को इस नोट्स की आवश्यकता है तो आप इस दिए हुए नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। सबसे पहला पॉइंट है आवेश। आवेश आवेश क्या होता है? अगर हम पहले बात करें तो आवेश की डेफिनेशन पुराने समय के हिसाब से पदार्थों को आपस में रगड़कर छोटी हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है और ये गुण आपका आवेश कहलाता है। और आवेश की खोज 600 ईसा पूर्व हो चुकी थी और साइंटिस्ट थे आपके थेल्स, ग्रीस वैज्ञानिक थे आपके। इसके बाद आवेश की बात करें तो आवेश दो प्रकार का होता है। कैसा? सजातीय आवेश और विजातीय आवेश। आज के समय पर इसको पहले बोला जाता था, आज के समय पर सजातीय और विजातीय नहीं होते हैं। इसमें एक साइंटिस्ट आए आपके अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने आवेश को धनावेश और ऋणावेश में विभाजित कर दिया, यानी कि सजातीय और विजातीय को वो धनावेश और ऋणावेश बोलने लगे। अगर हम बात करें कि जो आपका आवेश है वो उसकी प्रेजेंटेशन को कैसे पहचाने, उसके संसूचन को कैसे ज्ञात करें, तो स्वर्णपत्र वैद्युतदर्शी के द्वारा हम कर सकते हैं। परिभाषा की बात करें आवेश की तो आप इसे लिख सकते हैं, ये पदार्थ या वस्तु का मूल गुण है या पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें छोटे कणों को जैसे कि तिनके, कागज के टुकड़े को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, आवेश कहलाता है। ठीक है, इस डेफिनेशन को आप लिख सकते हैं, दोनों ही आसान है। अब ये क्या है इसको आप एक बार में समझ लें। जो आपका चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास, यानी कि जब भी आवेश किसी भी बॉडी पर आएगा चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव तो उसके द्रव्यमान में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाएगा। अगर आवेश किसी पर पॉजिटिव आता है तो उसके द्रव्यमान में कमी आ जाती है। अगर किसी बॉडी पर आवेश नेगेटिव आता है तो उसके द्रव्यमान में अधिकता हो जाती है, यानी कि द्रव्यमान बढ़ जाता है। आगे अब हम बात करते हैं आवेश पे, इसको रिकॉल कर लेते हैं आवेश को, उसके मेन जो पॉइंट हैं उनको समझते हैं। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश को सी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आवेश एक अदिश राशि है और इसकी विमा 80 होती है। सीजीएस मात्रक इसका स्टेट कूलाम होता है। अगर कूलाम और स्टेट कूलाम में रिलेशन देखें तो एक कूलाम बराबर 3 गुणा 10⁹ स्टेट कूलाम। अगर हम ईएमयू में देखें तो एक ईएमयू बराबर 10 कूलाम। आवेश की योजता यानी कि एडिशन ऑफ द चार्ज, ये क्या है कि आवेश को बीजगणितीय रूप से जोड़ा जा सकता है सीधे सीधे। जैसे आपको आवेश दे रखे हैं 4-5 जितने भी दे रखे हैं, आपको विद साइन उन्हें जोड़ दो। इसके बाद हम बात करें आवेश संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा, संरक्षित रहेगा, ना तो खत्म होगा ना पैदा होगा। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? आवेश संरक्षण नियमानुसार आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर भेजा यानी ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद पॉइंट आता है, सीधे सीधे पॉइंट जो एक नंबर में पूछे जाएंगे। वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण क्या है? किसी वस्तु पर आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। ये आपको इस क्वांटीकरण में लिखनी है। इस बात को अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो आप समझिए, हमेशा जो आपका चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर पाया जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन से छोटा स्वतंत्र चार्ज नहीं हो सकता। किसी भी बॉडी पर अगर चार्ज ट्रांसफर होता है, आवेश ट्रांसफर होता है तो हमेशा 1 की फॉर्म में होता है, जितना कि एक इलेक्ट्रॉन पर मान होता है 1.6 इससे छोटा चार्ज ट्रांसफर नहीं हो सकता। और यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की गुणज की फॉर्म में होता है, कभी भी 1.5 2 2.5 पौने 3 की फॉर्म में नहीं होता। अगर इसमें कुछ पॉइंट की बात करूं तो क्वांटीकरण का सुझाव सबसे पहले फैराडे ने दिया।
और इसकी वास्तविक रूप में प्रयोग के फॉर्म में, इसका प्रयोग के फॉर्म में मिलिकन ने 1912 में इसको पूरा किया। ठीक है, चलिए इसके बाद Q बराबर NE जो हमने फॉर्मूला अभी यहां किया, जो मैंने आपको बताया नहीं, क्वांटाइजेशन से एक फॉर्मूला निकल के आता है Q बराबर NE, जहां Q जो है आपका आवेश है, N आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और आपका E इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1.6×10⁻⁻19। इस पर आधारित क्वेश्चन मैं आपको यहां दे रहा हूं, जिन्हें आपको खुद से करना है, सॉल्यूशन करना है उनका, उनको समझना है आपको, और इनको मैं कराऊंगा भी आपको। पहले आप देख लीजिए, मैं क्वेश्चन आपको कराता हूं जो भी हो जाए, इसके बाद वन शॉट के बाद मैं न्यूमेरिकल की वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें आप इनके सॉल्यूशन में इनको कराऊंगा। पहले आप इन्हें कर सकते हैं, कोई आंसर मैंने साथ के साथ दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, यानी कि यहां नाइट्रोजन दे रखा है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और परमाणु भार 14, नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना करनी है। चलो मैं आपको हिंट दे देता हूं, जो आगे दे रखा होता है ये होता है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, और किसी भी परमाणु में परमाणु क्रमांक के बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। परमाणु क्रमांक को हम Z से डिनोट करते हैं, Z बराबर E, और उतने ही उसमें प्रोटॉन होते हैं। आप इसे आराम से याद कर सकते हैं, इसके आधार पर ये क्वेश्चन निकलेंगे, इन्हें आराम से निकाल लेना। इसके बाद अगर हम आगे बात करें आवेशन की विधियां, यानी आवेश को, वे टू चार्ज, आवेश को कितने तरीके से चार्ज आवेशित किया जा सकता है किसी भी वस्तु को। तो सबसे पहले घर्षण के द्वारा हम किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। दूसरा, हम किसी वस्तु को टच करके यानी चालन द्वारा आवेशित कर सकते हैं। नंबर 3, प्रेरण द्वारा हम इसे आवेशित कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम घर्षण के द्वारा। इसमें क्या कह रहा है, आवेशन की इस विधि में दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, जिससे दोनों पदार्थों पर समान तथा विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाता है, जिसमें एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आवेशित हो जाता है। कुछ यहां हमने पदार्थ लिए हैं जिनको हम आपस में रगड़ रहे हैं, उनसे कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव हो रहा है इसको देखेंगे। एक बात और ध्यान रखें, पदार्थों की प्रकृति पर निर्भर करता है कि कौन पॉजिटिव होगा और कौन नेगेटिव होगा। जैसे कि हम पहले कांच को रेशम के साथ रगड़ते हैं तो कांच पॉजिटिव होता है और रेशम नेगेटिव होती है। अगर हम रेशम को प्लास्टिक के साथ रगड़ते हैं तो अब देखो रेशम यहां पॉजिटिव हो गया है और प्लास्टिक नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव को मैंने एक एक तरफ रखा हुआ है। अगर हम कैट स्किन को एबोनॉइट रॉड से लगाएं, घिसें, तो कैट स्किन पॉजिटिव और एबोनॉइट की रॉड नेगेटिव। एबोनॉइट क्या है, पेड़ से प्राप्त रबड़ का एक स्वरूप है। उसके बाद ऊनी कपड़े को हम अंबर की रॉड से घिसें तो ऊनी कपड़ा पॉजिटिव और अंबर रॉड नेगेटिव। अंबर क्या है, पत्थर की तरह होता है। कुछ पदार्थ जो जल्दी धनावेश ग्रहण कर लेते हैं उनको एक क्रम में यहां लिखा गया है। मतलब सबसे पहले कौन पॉजिटिव होगा, सबसे पहले आपके फर यानी कि बाल पॉजिटिव होता है, फिर कैट स्किन, फिर सीलिंग वैक्स, कांच, कॉटन, पेपर, सिल्क, ये ह्यूमन बॉडी, ये एक वुड, मेटल्स, रबर, अंबर। एक पैटर्न बनाया गया है, सबसे पहले पॉजिटिव कौन होगा। आगे चालन के द्वारा, चालन द्वारा आवेशन कैसे होता है, चालन द्वारा मतलब संपर्क करके किसी तार के माध्यम से आवेश करना। आवेशन की इस विधि में किसी आवेशित वस्तु को अन्य अनावेशित मतलब जो चार्ज नहीं है उस बॉडी के साथ टच करा दिया जाता है, संपर्क करा दिया जाता है। तो संपर्क कराकर अनावेशित को आवेशित कराया जाता है। जैसे ये आपकी आवेशित है, ये वाली बॉडी, और ये वाली बॉडी आपकी अनावेशित है। ये मत कहना इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो अनावेशित में भी दिखा रहे हैं सर और आवेशित में भी दिखा रहे हैं।
आप देखो अनावेशित में दोनों तरह के चार्ज हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अनावेशित का मतलब है उतने ही पॉजिटिव और उतना ही नेगेटिव चार्ज, और आवेशित का मतलब है जिसपे कोई एक चार्ज ज्यादा, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, ये बात थोड़ा सा कंफर्म रखें। आवेश तभी बराबर बढ़ता है जब दोनों तीनों बॉडी समान हो। जैसे ये बॉडी है आपकी प्लस क्यू और ये जीरो है, इस पे अगर इन दोनों को टच करा दिया है तो दोनों पे बराबर बराबर चार्ज बढ़ जाएगा। और बढ़ता कब है? जब वो सेम बॉडी हो, सेम आकार के हो, आइडेंटिकल हो। ठीक है, प्रेरण के द्वारा कैसे आवेशित किया जाता है? प्रेरण में मतलब बिना संपर्क के ही एक बॉडी को आवेशित किया जा सकता है। कैसे? जैसे ये एक पॉजिटिव बॉडी है और दूसरी बॉडी के पास प्लस और नेगेटिव दोनों है, मतलब ये अनावेशित है। इसमें क्या करना है हमें? हम जैसे इसके संपर्क में से लेकर आए, आगे लेकर आए इसे हम, तो इसने, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसने इन पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर दिया और नेगेटिव इसकी ओर आ गए। ठीक है, फिर हमने क्या किया? फिर हमने इसको, जो पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट को यहां से अर्थ से कनेक्ट कर दिया। अर्थ से कनेक्ट कर दिया तो अब क्या होगा? अर्थ के अंदर ये सभी पॉजिटिव चार्ज अंदर चले गए और कौन सा चार्ज रह गया? इस पे चार्ज रह गया सिर्फ नेगेटिव। क्लियर? चलिए आगे हम बात करते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम किस लिए है और ये क्या बात बताता है, इसको समझिए। जैसे, अच्छा एक बात रह गई, सेम प्रकृति के चार्ज मतलब पॉजिटिव और पॉजिटिव, एक जैसे चार्ज हमेशा प्रतिकर्षण करते हैं और विपरीत प्रकृति माइनस क्यू और प्लस क्यू ये हमेशा आकर्षण करते हैं, ये एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। अगर आवेशित होते हैं मतलब ये फोर्स लगा रहे हैं, ये आकर्षण फोर्स लगा रहे हैं, प्रतिकर्षण फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। इस बल का मान कितना होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसके लिए हम यूज करते हैं कूलाम का नियम। मतलब कूलाम ने यह बताया कि दो आवेशों के मध्य जो बल लगता है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है और उसकी वैल्यू क्या होती है। तो चलो इसको समझते हैं। कूलाम का नियम क्या कह रहा है? इस नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल आकर्षण या प्रतिकर्षण कोई भी हो सकता है, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि ये हमने मान लिया चार्ज, ये Q1 है आपका और ये Q2 है, ये R डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो प्रतिकर्षित करेंगे, दोनों के गुणनफल के अनुपाती होता है तो अनुपाती को सीधा सीधा लिख देंगे, और व्युत्क्रमानुपाती दूरी के होता है तो 1/r²। जब दोनों को एक पास रखेंगे, पहले वाले को इक्वेशन फर्स्ट मान लो और दूसरे वाले को सेकंड इक्वेशन मान लो, दोनों को एक साथ किया तो ये आया F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। और इस अनुपाती के चिन्ह को हटाकर जब हम बराबर का चिन्ह रखते हैं तो हमें एक कांस्टेंट k की जरूरत पड़ती है, k Q1 Q2/r²। ये आपका फॉर्मूला बन गया यहां से। ठीक है, और k क्या है? k आपका स्थिर वैद्युत बल नियतांक है, और नियतांक है तो इसका मान फिक्स होगा, इसका मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम होती है। इस k का कुछ मान फिक्स होता है, क्या मान होता है? 9 × 10⁹, और इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0। एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है। ठीक है, इसका मान 8.85 × 10⁻12 है। अगर कूलाम के नियम के बारे में बात करें तो यह कूलाम का बल नाभ की दूरियों के लिए सत्य नहीं है, अर्थात दो प्रोटॉनों के मध्य वैद्युत बल कार्य नहीं करेगा, क्योंकि जो प्रोटॉन है वो आपके परमाणु के नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। आगे,
निर्वात की वैद्युतशीलता तथा माध्यम की वैद्युतशीलता में क्या संबंध है। माना निर्वात की वैद्युतशीलता ई नॉट और माध्यम की ई एम, इन दोनों में क्या रिलेशन है आप यहां से निकाल सकते हैं। अलग अलग बना लें फिर उसको डिवाइड कर दें। चलो मैं पहले फोर्स की बात करता हूं। यदि दोनों आवेशों के मध्य परावैद्युत माध्यम कुछ भी रखा हो, मोम रखा हो, कागज रखा हो, कुछ भी हो, तो फोर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दो फॉर्मूले बन के आते हैं। पहले हम बात कर रहे हैं जब उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं रखा, एयर है, तो जो एफ होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एयर है, एयर के लिए एप्सिलॉन नॉट काम करता है। और दोनों फोर्स Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। अगर हम बात करें कि अगर बीच में मीडियम लगा दिया गया है तो परावैद्युतांक ई एम हो जाएगा, वैद्युशीलता ई एम हो जाएगी। तो एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। पहले तो हम फोर्स की बात कर रहे हैं कि फोर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, दो फॉर्मूले हो गए। अच्छा, एक, अब हम मान के चल रहे हैं माध्यम की जो वैद्युशीलता वो ई एम है और निर्वात की तो हम जानते हैं ई नॉट होती है। अब इन दोनों में रिलेशन बनाता है तो इसके लिए हम सापेक्ष वैद्युशीलता पॉइंट याद रखेंगे। सापेक्ष वैद्युशीलता K इज इक्वल टू, ये देखो वो K नहीं है, स्मॉल k, स्मॉल k इज इक्वल टू ई एम बाई, सॉरी, बाई ई नॉट। अब ये क्या क्या है इनके बारे में देख लेते हैं। जो आपका ई एम है निर्वात माध्यम की है और वो निर्वात की है। मैं से ई एम बराबर ऐसे भी लिख सकता हूं, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा ई नॉट इंटू के। और जो के है उसे सापेक्ष वैद्युशीलता, देखो जो के है, जहां के इसे ई आर लिख सकते हैं, इसे सापेक्ष वैद्युशीलता लिख सकते हैं। ठीक है, किसको, के को ई आर भी लिख सकते हो आप, सापेक्ष वैद्युशीलता भी बोल सकते हो। और जो माध्यम की है उसे निरपेक्ष वैद्युशीलता भी बोल सकते हैं। और इस के का जो मान होता है ना, ई आर की जो वैल्यू होती है, ये आपका के जो है वो ई आर के बराबर है, मतलब इसको दोनों को सेम बात है। अगर हम इसकी बात करें, इसका मान होता है, क्वेश्चन आता भी है, सभी कुचालक पदार्थों के लिए के का मान 1 से अधिक होता है। कुचालक को परावैद्युत भी कह सकते हैं, मतलब जिनमें कंडक्टर बिजली फ्लो नहीं कर सकती, कुचालक हैं, उनके लिए के का मान 1 से अधिक होता है। और धातुओं के लिए मान अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है। वायु के लिए के का मान 1 होता है। इस के माध्यम के बारे में आप बहुत ज्यादा अच्छी तरह से धारता वाले चैप्टर में बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, जो कैपेसिटर वाला चैप्टर है। ये विमा जरूर याद रखनी है आपको, ई नोट की विमा तथा मात्रक, या निर्वात की वैद्युशीलता ई नोट की विमा तथा मात्रक। विमा या मात्रक कैसे, पहले इसका फॉर्मूला बना लो, यहां से एप्सिलॉन नॉट उठा लो। ये क्या फॉर्मूला बनेगा, ई नॉट बराबर Q1 Q2 बटे 4 पाई एफ आर स्क्वायर। Q1 Q2 मतलब कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम स्क्वायर डिवाइड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम की विमा होती है 80, तो 80 स्क्वायर हो जाएगा। फोर्स की विमा याद रखना mL/T-2 और आर की एल स्क्वायर। अब हम बात करते हैं वेक्टर लॉ के बारे में। इस अब देखो हम ये से वन शॉट बना रहे हैं तो हमें डिटेल ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको यहां नहीं समझाऊंगा, कभी जो फुल वीडियो बनाएंगे उसमें आराम से समझाऊंगा। बट नोट्स पूरे हैं, कोई पूरा डिटेल में पढ़ना चाहता है, हमें इनकी भी जरूरत नहीं है।
अब इसके बाद अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण सिद्धांत कहाँ लगाते हैं? जब बहुत सारे जो आवेश हैं उनके द्वारा किसी एक आवेश पर लगाया गया बल कितना होगा, क्योंकि दो आवेश हैं तो वो आपस में बल लगाते हैं, तीन हो गए तो किसी एक पर कितना लगाएंगे, चार हो गए तो किसी एक पर कितना लगाएंगे, उसके हिसाब से बहुल आवेशों के कारण किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला परिणामी बल हम अध्यारोपण के सिद्धांत से ज्ञात कर सकते हैं। तो अध्यारोपण का सिद्धांत याद रखें। इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई निकाय बहुल आवेशों से मिलकर बनाए, मतलब बहुत सारे आवेशों से मिलकर बनाए, तो उसमें से किसी बिंदु आवेश पर परिणामी बल अन्य आवेशों द्वारा इस बिंदु पर लगाने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। जैसे आपका यहां पर एक चार्ज दे रखा है, यहां क्यू टी मान लिया, इसको कुछ भी वैल्यू हो सकती है, और यहाँ Q1 है, ये Q2 है, ये Q4 है, Q3 है, Q5 है, ऐसे बहुत सारे चार्ज हैं। तो इस पर कितना बल काम करेगा, जैसे हम मैं एक दो पर बताता हूँ। जैसे यहाँ एक फोर्स वो Q1 चार्ज है और यहाँ क्या Q चार्ज P है, तो Q1 Q पर कितना फोर्स लगाएगा, इस पर लगाएगा फोर्स ऑन P ड्यू टू 1, तो ये FP1 फोर्स इस पर लगाएगा। इसी तरह से अगर ये इस पर फोर्स लगाएगा यहां, तो कितनी लगाएगा, फोर्स ऑन T बाई 1, तो फोर्स T1 ये वाला फोर्स हो गया आपका। ऐसे बहुत सारे फोर्स लगाएगा तो सबके फोर्स अलग अलग होंगे, तो इन सबके सदिश योग के बराबर इस पर टोटल फोर्स लगेगा। सभी आवेशों से Q2 की ओर सदिश स्थिति Q1T, Q2T, Q3T, Q4T, Qnt होगा। और अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, F नेट FT1, FT2, FT3, T4, T इन सबको जोड़ दो, ठीक है, ओके, इसे आराम से कर सकते हैं, इस पर हम सवाल भी देखेंगे। अब देखिए, तीसरे आवेश के आने से पहले दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पहले दो आवेशों के मध्य कोई जो फोर्स काम कर रहा है वो तीसरे के आने से कोई प्रभावित नहीं होगा, पर नेट फोर्स जरूर प्रभावित हो जाएगा, यानी कुल जो बल है वो प्रभावित हो जाएगा। चलिए, अब ये आपके अध्यारोपण पर आधारित प्रश्न है आपके, जो भी पीछे हमने बात की है। जैसे यहां ज्यादा से ज्यादा आपके चार फोर्स चार्ज लिए जा सकते हैं, आवेश लिए जा सकते हैं, जिनके कारण एक बिंदु पर पूछ सकता है। जैसे आपके ये त्रिभुज दे रखा है और इस त्रिभुज के तीन कॉर्नर दे रखे हैं आपको, यहां +Q, यहां +Q और यहां भी +Q चार्ज दिया गया है। तो A इसको B कॉर्नर बोला गया है और इसको C कॉर्नर, तो C कॉर्नर पर कितना फोर्स काम करेगा इसको बताना है। तो चलो हम सवाल इस समय नहीं करते हैं, सवाल के लिए मैं स्पेशल वीडियो रखूंगा। जो भी इसमें मैंने वीडियो में PDF में जितने भी सवाल दिए उनको बाद में चर्चा करेंगे, उस पर उनको निकालूंगा। आप एक बार सवाल नोट कर लीजिए, मैं स्लो कर रहा हूँ वीडियो को, आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। ये जो सवाल दिख रहे हैं आपको, तीसरा सवाल है, चित्र दिख रहा है और आपको जो भी पूछ रहा है ये, ठीक है। चलिए, आंसर भी आपको दिख रहा होगा, ये इसका आंसर था। आप आंसर भी देख सकते हैं, हिंट देख सकते हैं, बाकी मैं इनको कराऊंगा भी। चलिए आगे, इनसे और क्वेश्चन नहीं जाएंगे, ये आगे क्वेश्चन है और भी दे रखे हैं आपको, ठीक है, इन्हें आप देख लो, इन क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं, आंसर आपको क्लियरली दिख रहे होंगे। फिर क्वेश्चन है दूसरा, इसमें ये चीज ज्ञात करनी, हिंट भी दे रखी है, सॉल्यूशन तो नहीं है इसका, बट मैंने आपको करा दूंगा। ये दे रखा है, इसे पढ़ लीजिए आप, ये आपको सॉल्व करना है। अब बात करते हैं तीन आवेशों का संतुलन। कुछ क्वेश्चन आते हैं कि तीन आवेश दिए हुए हैं, उनमें से तीसरा आवेश को कहाँ रखें कि सब संतुलन में हो, निकाय संतुलन में हो, तो उस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो जो आपके तीन आवेश होते हैं उनमें से दो या तो स्थिर होते हैं या अस्थिर होते हैं, ठीक है।
मैं सब बारे को सबको स्किप करने के बाद आपको फाइनली दो बातें बोलता हूं, इसको समझिए। यदि देखो ये दो आवेश हैं, प्लस क्यू और ये भी प्लस क्यू, ये दोनों रखे हुए हैं आपके आर दूरी पर, ये आपके आर दूरी पर मैंने मान लिया रखे हुए हैं, दोनों ही पॉजिटिव हैं। अब तीसरा कोई चार्ज क्यू हम कहीं भी रखें, इनके बीच में हम क्यू चार्ज लेकर आते हैं। अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो क्या होगा, ये पॉजिटिव, तो ये इस पर ऐसे फोर्स लगाएगा, और ये भी पॉजिटिव है तो ये इस पर इधर फोर्स लगाएगा, तो ये दोनों तरफ इस पे फोर्स लगाएगा। क्यू क्यू की वैल्यू, स्मॉल क्यू की दोनों की वैल्यू बराबर है, तो इस पर बराबर फोर्स लगाएंगे और ये कहीं नहीं जाएगा, ये एक स्थायी संतुलन में होगा, स्थायी संतुलन में। और यहां दोनों के द्वारा, मतलब इसके द्वारा जो भी फोर्स लगाया जाएगा, इसके द्वारा F1 और इधर से जो भी फोर्स लगेगा F2, वो दोनों वैल्यू में बराबर होंगे। अगर इस समय तो Q संतुलन में है, ये कैपिटल Q स्थायी संतुलन में है, अगर ये माइनस का होता तो अस्थायी संतुलन में होता। अगर पूरे निकाय को संतुलन की स्थिति के बारे में कहता है तो इसके द्वारा फोर्स लगाया गया F1 और इसके द्वारा लगाया गया फोर्स F2, ये तो बराबर होंगे ही होंगे। मैं अगर बात करूं ये Q, इस Q पर कितना फोर्स लगा रहा है भाई, ये भी तो इसको इधर रिपेल कर रहा होगा, छोटे वाले Q को छोटा वाला Q, तो उसकी भी वैल्यू इस F1 और F2 के बराबर होगी, यदि वो कहता है कि तीनों पूरा निकाय संतुलन में है। ठीक है, बस इतना आप वो समझो। ठीक है, और अस्थायी संतुलन में कब होता, कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज ना होकर ये नेगेटिव चार्ज होता तो फिर क्या होता, फिर ये अस्थायी संतुलन में होता। क्यों अस्थायी में, मतलब अगर आप इस क्यू को थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस कर देते तो ये इस क्यू की तरफ चिपट जाता, इसकी तरफ आ जाता, फिर ये बीच में नहीं रहता, तो ये अस्थायी संतुलन की कंडीशन में आ जाता। अगर दो पॉजिटिव के बीच में एक, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर दो पॉजिटिव के बीच में पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो स्थायी संतुलन में है, बीच वाला चार्ज। अगर नेगेटिव आता है तो अस्थायी संतुलन में। अगर बाहर वाले दोनों नेगेटिव हैं, उनके बीच में नेगेटिव आता है तो स्थायी संतुलन, अगर पॉजिटिव आता है तो अस्थायी संतुलन। मतलब तीनों एक जैसे हो जाते हैं तो स्थायी संतुलन, और बीच वाला डिफरेंट रहता है तो अस्थायी संतुलन। क्लियर। चलिए, ये क्वेश्चन दे रखे हैं, आप इनको कर सकते हैं, देख लीजिए, आप आराम से पढ़ लीजिए ये क्वेश्चन। फिर ये क्वेश्चन है, फिर तीसरा क्वेश्चन है ये। ठीक है, सॉल्यूशन भी दे रखा है मैंने, आप आराम से वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ये क्वेश्चन 4 है आपका, बट मैं अभी यहाँ क्वेश्चन कराऊंगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा, पर मैंने साथ के साथ जैसे ही आपका टॉपिक खत्म होता है तो उस तरह के क्वेश्चन मैंने साथ में लगाए हुए हैं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं। इसके बाद हम बात करें स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है। स्थिर वैद्युत बल दो आवेशों के मध्य काम करता है, और गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमानों के मध्य काम करता है, और दोनों दोनों ही बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती नियम का पालन करते हैं। दोनों ही बल केंद्रीय एवं संरक्षी हैं, कंजर्वेटिव फोर्स हैं दोनों ही, मतलब कि यह पाथ डिपेंडेंट नहीं है, पाथ पे या इनके द्वारा किया गया कार्य पाथ पे निर्भर नहीं करता है। वैद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों का हो सकता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल सिर्फ आकर्षण का होता है, सिर्फ और सिर्फ आकर्षण का। वैद्युत बल आवेशों के मध्य स्थित माध्यम मीडियम पर डिपेंड होता है, जो आपका वैद्युत बल है वो मीडियम पर डिपेंड करता है, माध्यम पर डिपेंड करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से शक्तिशाली पावरफुल होता है, लगभग 10 की घात 42 गुना अधिक पावरफुल होता है। कितना, जो आपका वैद्युत बल है वो 10 की घात 42 गुना अधिक पावरफुल होता है लगभग। ठीक है,
चलिए आगे। सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब है यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश उस पर एक समान रूप से वितरित हो, इसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, और ये तीन तरह से डिवाइड होता है, एक विमी, द्विविमी और त्रिविमी रूप में। ठीक है, बट इस सभी आवेश वितरण की हमें पहले चैप्टर में, यानी कि यहां तक अभी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसके बारे में वापस से हम रिकॉल करेंगे, यहां भी स्किप करेंगे। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र की। आवेश के बारे में सभी बातें कंप्लीट हो चुकी हैं, फोर्स वगैरह सब कुछ। अब होता है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या है, सुनो इसकी डेफिनेशन। किसी वैद्युत किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां या जिसमें अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, कैसे? जैसे आपका ये, एक मिनट, ये आपका प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये वैद्युत बल रेखाएं छोड़ेगा, यानी कि इसका अपना एक क्षेत्र होगा जहां तक ये प्रभाव दिखाएगा। ये बात समझो कि हम ये मान के चल रहे हैं कि इसका कोई ना कोई तो क्षेत्र होगा। मतलब क्षेत्र का क्या मतलब है कि हम कोई दूसरा चार्ज लेकर आते हैं पॉजिटिव क्यू, और हम उसे यहां रखते हैं, तो प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो क्या ये यहां कर रहा होगा, मतलब दूर होने पर इस पर कोई प्रभाव नहीं डाल रहा होगा। हम जैसे जैसे इसकी ओर बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एक जगह ऐसी आती है कि जहां ये अपना प्रभाव शुरू कर देता है, मतलब इसको ये हटाना शुरू कर देगा। मतलब कि किसी वैद्युत आवेश के चारों का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल अनुभव करता है, अगर ये नेगेटिव होता तो इसको आकर्षित करना शुरू कर देता है। अब इसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब है कि ये वाला क्यू इसको पीछे हटा रहा है, तो कितनी ताकत से, कितने फोर्स से पीछे हटा रहा है, इस बात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में व्यक्त करते हैं। इसकी डेफिनेशन वगैरह और देख लो। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, डेफिनेशन सुनो। वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक धनावेश पर कार्यरत बल उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है, मात्रक इसका न्यूटन प्रति कूलाम होता है। क्यों होता है? क्योंकि ई बराबर एफ अपॉन क्यू। एफ का मात्रक न्यूटन, कूलाम का, क्यू का कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। विमा देख लो इसकी, ऊपर न्यूटन की एम एल टी माइनस टू बटा ए टी, तो फाइनली विमा नहीं एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन। और आपका ई अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ई वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट। अब ये देखो वैद्युत बल रेखाएं क्या है। वैद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं हैं जो धनावेश से हमेशा निकलती हैं, धनावेश से निकलकर ऋणावेश में प्रवेश करती हैं। ये जो वैद्युत बल रेखाएं ये धनावेश से हमेशा निकलती हैं और ऋणावेश में इन्हें प्रवेश करता हुआ माना जाता है। या वैद्युत इसको और करके, वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक धनावेश जिस पथ पर गमन करता है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है आपका, ये, और ये नेगेटिव चार्ज। तो सभी बल रेखा कहां जा रही हैं? इधर से निकलकर इधर पहुंच रही हैं। ठीक है, चलिए कुछ पॉइंट समझ लीजिए। वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। यानी कोई भी आपकी कर्व लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, उस पर जो भी स्पर्श रेखा आप खींचते हैं, यानी इसके आप किसी बिंदु पर, जैसे यहाँ ये खींची है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हो गई, ई से डिनोट कर देंगे। यहाँ खींचे तो यहाँ इस तरह से, आप जिस पॉइंट पर खींचना चाहो वहां खींच दो, तो वही ई की डायरेक्शन होती है। आगे पॉइंट पूछा जाता है आपसे, क्या है? वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं
काटती हैं, या काटती हैं तो क्यों, क्यों नहीं काटती? वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि जिस बिंदु पर वैद्युत बल रेखाएं काटती हैं उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, जो कि वैद्युत क्षेत्र को दो दिशा में प्रदर्शित करेंगे, जो कि एक बिंदु पर संभव नहीं, क्योंकि आप जहां भी काटना चाह रहे हो वहां दो रेखाएं काट रही हैं, तो पहली रेखा के कारण आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख सकते हो, डायरेक्शन देख सकते हो, और दूसरे कारण भी, तो दो डायरेक्शन तो एक बिंदु पर हो नहीं सकती है, इसलिए कभी काट नहीं सकती। वैद्युत बल रेखाओं की विशेषता। वैद्युत बल रेखाओं की क्या विशेषता है, इनको एक एक करके समझ लेते हैं। धनावेशों से निकलकर ऋणावेश पर जाती हैं, बिल्कुल ठीक बात है। धना अगर एकल धनावेश या सिंगल नेगेटिव नहीं है तो ये अनंत तक जाती हैं। अगर एकल ऋण आवेश है तो वो अनंत से आती हुई प्रतीत होती है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती। जहां विद्युत बल रेखाएं सघन होती हैं, मतलब जहां विद्युत बल रेखा पास पास होंगी वहां विद्युत क्षेत्र प्रभावशाली होता, अधिक होता है, वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। जब धनावेश से निकलकर ऋणावेश में प्रवेश कर खुला वक्र बनाती हैं, एक होता है बंद वक्र, एक खुला वक्र, मतलब पूरा घूम जाए विद्युत बल रेखाएं तो बंद वक्र, ये आधी घूम पाती हैं, जहां से शुरू होती है वहां पहुंच ही नहीं पाती, प्लस क्यू से निकलकर माइनस क्यू में प्रवेश कर जाते हैं। जितना प्रबल आवेश होगा उतनी ही प्रबल रेखाएं जाती हैं या आती हैं, पॉजिटिव से दूर जाती हैं, नेगेटिव की ओर आती हैं। क्लियर? अब ये एक पॉइंट है, ये एक डेरिवेशन है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको समझ लीजिए। इसमें सब कुछ दिया हुआ है, माना वगैरह जो कुछ भी है पूरा आराम से आप कॉपी कर सकते हैं पेपर में, और ये खास है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से एक क्वेश्चन तो पॉइंट बनेगा बनेगा, चाहे वो गॉस की थ्योरम का यूज करते हुए हो या वो नॉर्मली हो। ठीक है, अगर आपको ये समझ आएगा तो सब चीजें आराम से समझ में आ जाएंगी। वैद्युत क्षेत्र तीव्रता आप क्यू चार्ज के कारण कितनी दूरी पर भी बता सकते हैं। हमने मान लिया ये प्लस क्यू अपने पास आवेश, ठीक है, और इससे हम आर दूरी पर यहां हम क्यू नॉट चार्ज मान लेते हैं और इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, और ये बिंदु पी है। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या करता है, ये इसको रिपेल करेगा, हटाएगा दूर, क्योंकि क्यू नॉट जो होगा ना ये हमेशा पॉजिटिव माना जाता है। क्यू नॉट चार्ज जो होता है वो परीक्षण आवेश होता है, ये परीक्षण आवेश है। ठीक है, टेस्ट चार्ज है ऐसे बोल सकते। क्लियर? अब इसको दूर हटाएगा तो ई की डायरेक्शन तो हमें पता चल गई भाई, ई की डायरेक्शन तो पता चल गई, जिधर डायरेक्शन में फोर्स लगता है आवेश पर वो ई की डायरेक्शन होगी। अगर वो अंदर की तरफ खींच रहा है अपनी तरफ तो ई की डायरेक्शन अंदर की तरफ हो जाएगी, दूर भेज रहा है तो दूर हो जाएगी। जिधर साइड में आपका फोर्स लगता है उधर डायरेक्शन में आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन होती है। चलो अब इसको देख लेते हैं। माना बिंदु आवेश Q से आर दूरी पर बिंदु P पर Q नॉट आवेश रखा है। Q नॉट आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है हमें। अब हम क्या करते हैं, अब ये दो आवेश हो गए, एक ये और एक, इन दोनों के मध्य फोर्स कितना काम करेगा भाई, K Q1 और Q2 Q नॉट बटा आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अगर बिंदु आवेश की तीव्रता का सूत्र E बराबर क्या होता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता का, F अपॉन Q नॉट, तो F की वैल्यू तो हमने ये निकाली अभी, K Q नॉट बटा आर स्क्वायर, और बटे में कर देना है Q नॉट। जब हम बटे में Q नॉट इसके करते, अगर मैं इसकी बात करूं, मैं इसको यहां से काट दूं तो ये Q नॉट ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ, इसलिए Q नॉट रखा हुआ। ठीक है, अब Q नॉट से Q नॉट कैंसिल आउट, क्या बचा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले को याद रखो, आगे काम करेगा, इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट है।
मैं लिख देता हूं क्या है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। व्यंजक, ठीक है, फॉर्मूला मतलब व्यंजक मतलब फॉर्मूला। इसकी डायरेक्शन देख लो, इसकी डायरेक्शन क्या क्या हो सकती है। वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा क्यू नॉट, क्यू से क्यू नॉट को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी, मतलब कि या तो ये इस डायरेक्शन में होती, कुछ अलग कलर ले लो, या तो इधर डायरेक्शन में होती या फिर इसी डायरेक्शन में इधर होती, मतलब होगी हमेशा इसी मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, इसको जरूर याद रखो। अब बहुत सारे आवेश हों, बहुल आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब जैसे एफ जो हम देखते थे, एफ बराबर F1 F2 F3 सभी के योग के बराबर होता है, ऐसे ई ई बराबर ई नेट बराबर E1 E2 E3 E4 जितने भी हो आपके उन सबके, यानी हमेशा बीजगणित योग के बराबर होता है, आप सीधे सीधे नहीं जोड़ सकते। आगे बढ़ते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित प्रश्न। जो हमने पीछे फॉर्मूला किया है उस पर आधारित हमें प्रश्न देखने हैं। देखो मैंने बोला प्रश्न तो मैं अलग वीडियो में कराने वाला हूं, बट आप क्वेश्चन देख सकते हैं एक एक से। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, इन क्वेश्चनों करिएगा, मैंने साथ में आंसर भी आपको दे रखे हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, वीडियो पॉज कर लेना, जो भी क्वेश्चन तुम्हें देखना है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, आंसर साथ ही साथ लिख रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अभी निरच्छ स्थिति वाले क्वेश्चन, अभी डेरिवेशन भी देखने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13। तो आपने देखा होगा, मैंने अब तक आपने जब वीडियो देखी जितनी, कि हर जिस तरह के फॉर्मूले बने हैं, हर फॉर्मूले के बाद मैंने क्वेश्चन रखे हुए हैं। इन सभी क्वेश्चनों को एक साथ देखेंगे और ये क्वेश्चन तुम्हें ये हेल्प करेंगे कि ये हमने फॉर्मूला देखा था, उसके ये क्वेश्चन है, उसके फॉर्मूले अलग अलग है, मतलब एक ही में सब कुछ मिलाए हुए नहीं है। आगे पॉइंट आता है वैद्युत द्विध्रुव, यानी इसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल ये क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल कुछ भी नहीं है, ये एक तरह का निकाय होता है जो दो चार्जों से मिलकर बना होता है और समान प्रकृति, मतलब असमान प्रकृति के और समान आवेश के होने चाहिए। एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार यानी प्रकृति के आवेश एक पॉजिटिव नेगेटिव अल्प दूरी पर रखे होते हैं, छोटी सी दूरी पर रखे हो। जैसे अगर मैं ऐसे बहुत छोटा सा मानूं, यहां मैंने एक HCl का अणु ले लिया, ये जो अणु है, और इसमें ये हाइड्रोजन और क्लोरीन, और ये मान के चल रहे हैं कि सेंटर से ये L दूरी पर रखा हुआ है और सेंटर से ये भी L दूरी, क्योंकि बराबर दूरी पर रखे हुए दोनों, और टोटल दूरी को हम 2L बोल के चलते हैं। देखो टोटल को भी L मान सकते हैं, पर जब हम क्वेश्चन निकालते हैं तो उनमें दिक्कत आएगी कि अगर पूरे को L मान लें तो फिर इस वाली को L/2 मानना पड़ेगा और इसको L/2 मानना पड़ेगा, तो बटे में फ्रैक्शन में थोड़ी दिक्कत आ जाएगी, इसलिए पूरी दूरी को 2L माने। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हैं H2O, HCl, CO2, इसके एग्जाम्पल हैं CH4, NH3 आदि। ये अलग से लिख दिया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बोर्ड के सिलेबस से। आगे बात करें डायरेक्शन, देखो मैंने डायरेक्शन यहां लिख दिया। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर, ये आपसे याद रखेंगे, माइनस से प्लस की ओर, क्योंकि दो आवेश होते हैं इसके अंदर। चलिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण,
वैद्युतधुर की रचना करने वाले बिंदु आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युतधुर आघूर्ण कहते हैं। इसे P द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे एक अगर हम बात करें, एक आपके पास माइनस क्यू और एक प्लस क्यू आवेश था और ये 2L दूरी पर रखे हुए थे। अब मैंने बोला इन दोनों में से कोई एक आवेश उठाओ, उसका परिमाण उठाओ और बीच की दूरी का गुणा कर दो, वो आपका वैद्युतधुर आघूर्ण हो जाएगा। तो हमने माइनस प्लस से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम तो परिमाण ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, उस वैल्यू को ले रहे हैं। तो क्यू लिया यहां, क्यू इंटू 2L, उसके बीच की दूरी L और हम लेके चल रहे हैं 2L। ठीक है। P क्या है? वैद्युतधुर आघूर्ण एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। मेन पॉइंट फॉर्मूला बे बन गया P बराबर Q2L। और मैंने भी बताया जिसकी दिशा क्या होती है, नेगेटिव से हमेशा पॉजिटिव की ओर होती है। ठीक है। वैद्युतधुर तो एक युक्ति है, जैसे मैंने यहाँ डायरेक्शन बता रखी है, ये इसकी तो कोई डायरेक्शन होती नहीं, वैद्युतधुर की कोई डायरेक्शन नहीं होती, वैद्युतधुर आघूर्ण की। ठीक है। इसके बाद हम मेन पॉइंट पे बात करें, मात्रक इसका कूलाम मीटर होता है। बनाया कैसे? यहाँ Q का मात्रक कूलाम और दूरी का मीटर, तो कूलाम मीटर हो गया। इसकी बेमा बना सकते हो LTA होती है और यह वैद्युतधुर की शक्ति को प्रदर्शित करता है कि वैद्युतधुर में कितनी शक्ति है, उसकी पावर कितनी है। ठीक है। अब यहां देखिए, अब वैद्युतधुर हमने देख लिया। अभी हमने पीछे देखा था कि वैद्युतधुर क्या है और एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। अब यहां देखने वाले हैं कि वैद्युतधुर के कारण उसकी अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में आता ही आता है। ठीक है। करना क्या है, करना क्या है, चलिए इसमें बना लेते हैं, फिर अलग से टाइम लगेगा। हमने पहले क्या लिया, वैद्युतधुर लिया, हमने वैद्युतधुर लिया, जैसे ये ले लिया हमने माइनस क्यू और यहां हो गया अपना प्लस क्यू। तो वैद्युतधुर दो आवेशों से मिलकर बना और ये सेंटर है इसका। मैंने बोला ना दूरी L लेने में फायदा है, तो ये पूरी दूरी क्या होगी, 2L होगी। इस सेंटर से ये हाफ दूरी आपकी L है और ये हाफ दूरी L है, इसका सेंटर O मान रखा है। अब यहां से इसके केंद्र से, और अक्ष होती है ये, अक्ष पर हम केंद्र से R दूरी पर चले गए और इस बिंदु P पर आ गए R के दूरी पर। तो यहां से ये वाली दूरी टोटल हमने मान ली R है, क्योंकि भाई जो चीज दो पार्टों में डिवाइड हो गई, ये यहां से और यहां तक इतनी बड़ी है, तो आप कहां से नापोगे, तो इसके लिए हम इसके केंद्र से नापते हैं और बिंदु P पर पहुंच गए। और बिंदु P पर हमने क्या रखा, बिंदु P पर हम Q0 ही चार्ज रखेंगे, बिंदु P पर Q0 चार्ज रखेंगे। हम Q0 चार्ज रखा हुआ है, Q0 चार्ज हमेशा टेस्ट चार्ज है, परीक्षण चार्ज है, इसे पॉजिटिव से मानेंगे। तो प्लस वाला आवेश इस वाले Q0 जो यहां रखा हुआ है, इसको किससे इधर की साइड में प्रतिकर्षित करेगा, तो ये E की डायरेक्शन होगी। पर यहां दो आवेश हैं, एक ये वाले भी आवेश तो है, ये पॉजिटिव है, तो ये इसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा। ठीक है। अब इन बातों को सबको लिख लेते हैं, देखो पॉइंट पे। माना वैद्युतधुर आघूर्ण AB, AB ये आघूर्ण है, ये पॉइंट मान रखे हैं हमने, माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। ठीक है। और K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। अभी परावैद्युतांक उसकी कोई हम वो नहीं रख रहे, मतलब इनके बीच में ये जो रखा हुआ K परावैद्युतांक माध्यम में रखा है। दोनों आवेशों के मध्य दूरी 2L है। वैद्युतधुर के मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है। अब हम दोनों तीव्रता बना लेते हैं। ये हमने एक Q1 मानी, E1 मानी और ये E2। E1 आई थी पॉजिटिव चार्ज के कारण और E2 आई थी नेगेटिव चार्ज के कारण, क्योंकि नेगेटिव अपनी तरफ खींचेगा। तो प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और माइनस Q के कारण तीव्रता E2 है। ठीक है। इनकी वैल्यूएशन कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। बिंदु P से प्लस Q तथा माइनस Q आवेश के कारण दूरियां क्रमशः
आर माइनस एल और आर प्लस एल होंगी, ये दूरियां और समझ लो। अगर मैं यहां से इस बिंदु Q के कारण यहां से दूरी देखूं यहां तक, तो ये तो यहां रखा हुआ है और यहां की इसकी दूरी चाहिए हमें, ये इस पॉइंट से। अब क्या है, पूरी दूरी यहां से ये आर है और जिसमें से आर में से ये कम है, ये तो पीछे है, तो ये कितनी है एल, तो यहां से इस पॉइंट से ये दूरी आपकी हो जाएगी आर माइनस एल प्लस क्यू से, और माइनस क्यू से कितनी हो जाएगी कि यहां तक तो आर है और ये आपकी एल और है ये वाली, तो ये आर प्लस एल हो जाएगी, तो माइनस क्यू से दूरी आर प्लस एल हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं बैक कर लेता हूं एक बार क्योंकि आपको पता रहे। मैंने लिख लिया है प्लस क्यू के कारण आर माइनस एल है, ओ सॉरी, हाँ आर माइनस एल है और माइनस क्यू के कारण आर प्लस एल है। अब यहां फॉर्मूला रख देंगे ई का, इन्हें हटा दो। ठीक है, सब पता ही है तुम्हें, चित्र ज्यादा हो जाएगा। तो देखो ई बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ई बराबर फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, किसी भी उसके कारण निकाल दो। ई1 निकाली आपने, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं इसका। ई1 निकाली आपने बराबर, अब के क्यू, तो यहां पॉजिटिव नेगेटिव तो कुछ लगेंगे ना, बस मैग्नीट्यूड लेना बटा आर स्क्वायर, तो आर दूरी पॉजिटिव के कारण निकाल रहे हैं ई1, पॉजिटिव के कारण, तो ये आर माइनस एल का स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर होता है ई टू, आर प्लस एल का स्क्वायर। अब क्या किया, एक इधर खींच रहा है ई1 और एक इधर खींच रहा है ई टू इस पॉइंट को, तो इस पर नेट जो फोर्स होगा, नेट ई होगी, वो इनमें से जो ज्यादा पावरफुल होगी उसकी तरफ खिंच जाएगा। मानिए ए कोई व्यक्ति है, तो ई1 अगर ज्यादा है तो ये ई1 की तरफ खिसक जाएगा, ई2 ज्यादा है तो ई2 की तरफ खिसक जाएगा, और हमें पता है ई1 यहाँ ज्यादा है। ई1 क्यों ज्यादा है, देखो यहाँ ये इसको, ये नजदीक है इसके प्लस क्यू के, ये वाला पी वाला पॉइंट नजदीक है तो इस पर ज्यादा ताकत लगाएगा, माइनस क्यू वाला यहां से दूर है तो कम ताकत लगाएगा। तो ई1 में से ई2 को घटा दो, फिर हम इस वैल्यूएशन को तो आप कर सकते हैं कि ई में से हमने ये घटा दिया, पूरा लिया, इसमें से क्या किया, अब नीचे हर बराबर नहीं है, हर बराबर नहीं है तो हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, इसका गुण कर दिया यहां और इसका गुणा कर दिया यहां, तो आर प्लस एल का स्क्वायर के क्यू और इसका मल्टीप्लाई किया आर माइनस एल का स्क्वायर इंटू के क्यू बटा इनका दोनों का आपस में कर दिया। तो ये ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला जैसा बन रहा है, तो हमने ए माइनस बी यानी कि आर माइनस एल का, आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर कर लिया। अब क्या किया, ऊपर वाले को खोलेंगे के क्यू, सही है, दोनों में इसमें भी के क्यू था और इसमें भी के क्यू है, तो हमने के क्यू कॉमन ले लिया और उसको अंदर छोड़ दिया, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर बटे नीचे जैसा है ऐसा ही छोड़ दिया। फिर आगे इसको खोला, ये ए प्लस बी का फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर क्योंकि बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड 2rl माइनस, अब इसको खोलेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अब इसे खोलोगे, अगर पहले खोलोगे तो ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl या 2lr बनेगा, बट जैसे ही आप बाहर वाला चिन्ह खोलोगे, इसको इस कोष्टक को हटाओगे तो अंदर वाले सभी साइन जो आपके चेंज हो जाएंगे। इसको खोलते ही ये माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो गया और ये माइनस वाला प्लस का हो गया। अब जो कुछ कटता है उसे हमने सबने काट दिया, आर कट गया यहाँ, आर से एल स्क्वायर कट गया माइनस एल स्क्वायर से, और ये प्लस प्लस के थे तो दोनों जुड़ गए, के क्यू 4rl डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे के की वैल्यू रखती 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के, क्योंकि के प्रावैधितांक वाले में रखा था हमने, स्मॉल के है ये कैपिटल के है, कंफ्यूज मत होना, इनटू, अब क्या किया, ये 4rl है, इस 4rl को हमने क्या किया कि हम जानते हैं P बराबर Q2L, ठीक है, तो हमने 4rl जो आपका ये लिखा हुआ है, इस 4rl में से Q2L निकाल लिया, क्योंकि Q2L बराबर P, तो 4rl था भाई, Q तो ये रहा हमारे पास Q, और 2L ले लिया इसमें से, और एक 2L ले लिया, तो अब आपके पास R बचा, क्या बचा 2PR बटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब हम क्या मान लेते हैं
कि जो आपकी लेंथ है एल, वो क्योंकि एक एटम के अंदर की बात हो रही है, तो ये आर से बहुत छोटा है। जब आर से बहुत छोटा है तो जब इसका स्क्वायर भी करेंगे नीचे वाले के लिए इसके, तो यहाँ स्क्वायर भी करेंगे तो ये और छोटा हो जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर बहुत ज्यादा बड़ा आएगा। तो इसलिए क्या करेंगे कि हम एल को लगभग लगभग जीरो मान के चलेंगे। जब यहाँ एल बराबर जीरो रख दोगे तो क्या बचेगा, ऊपर तो 2p r बचेगा, नीचे ये जीरो हो जाएगी पूरी टर्म, तो ये r का 4 हो जाएगा, r की पावर 4 हो जाएगी। यानी कि मैं एक यहाँ एक लाइन और बढ़ा दूं, 2p r बटा ये हो जाएगा r की पावर 4। आगे तो जो कुछ है वो लिखा हुआ ही है, तो r से एक r कटे तो ये बचा 2p अपॉन r क्यू, और आगे 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो ये आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के डॉट 2p अपॉन r क्यू। यानी आप इसे k 2p अपॉन r क्यू भी बोल सकते हैं। मतलब इस पूरे को आप इस पॉजिटिव कैपिटल के से प्रदर्शित कर सकते हैं, k 2p अपॉन r क्यू, इस तरह से भी आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसकी निरक्षीय स्थिति पे आ जाओ कि निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता क्या होगी, इसको समझ लो। ये क्या है, आपने पहले एक दो ध्रुव लिया, दो ध्रुव क्या जिसमें माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज आ गए, दोनों अल्प दूरी 2l पे रखे हुए हैं, बनाया बहुत दूर है बट ये इतना बड़ा नहीं होता वास्तव में। अब इसका केंद्र कहाँ, ये रहा, केंद्र से निरक्ष पे, तो ऊपर की तरफ हमने अक्ष तो इधर होती थी, तो अक्ष पे ना लेकर हमने अब इसके निरक्ष पे लिया है ऊपर की तरफ। यहां कहीं भी ले सकते थे, यहीं भी ले सकते थे, यहां भी रख सकते थे, यहां भी रख सकते थे, जहां चाहो आप वहां रख सकते थे। अब हमने यहां एक इस पर क्यू नॉट चार्ज रख लिया है, क्यू नॉट चार्ज ही रखेंगे, परीक्षण आवेश है, और पॉइंट मान लिया है पी बिंदु। अब ये वाला क्यू नॉट चार्ज माइनस क्यू चार्ज क्यू नॉट को अपनी तरफ ऐसे आकर्षित करेगा, और हमने मान लिया माइनस क्यू के कारण तीव्रता E1 है, और ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव को पीछे हटाएगा, तो ये E2 मान लिया। सही है, पहले इस बात को देख लो। माना एक दो ध्रुव माइनस क्यू प्लस क्यू से मिलकर बना है, जिसमें आवेशों के बीच की दूरी 2l है। वैद्युत ध्रुव के मध्य से r दूरी पर, ये वैद्युत ध्रुव है, इससे ऊपर की तरफ ये दूरी r पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता ज्ञात करनी है हमें। अब हम क्या करते हैं, माइनस क्यू से प्लस क्यू से बिंदु P की दूरी l स्क्वायर अंडर रूट l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर है, ये बात और समझ लो। अब हमें दूरी ये तो चाहिए नहीं, हमें तो दूरी चाहिए सीधे सीधे आवेशों से, यहां से, तो यहां से ये वाली दूरी कितनी होगी, ये दूरी आपकी ये इस तरह से बन गया। देखो ये एक लाइन आपकी ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, तो ये इस तरह का बन रहा है। ये आपका प्लस क्यू चार्ज है इधर, ये बिल्कुल सेंटर है इसका, यहाँ पी पॉइंट रखा हुआ है, तो ये क्या बन गया, लंब, ये आपका लंब हो गया, ये आधार हो गया है, तो कर्ण हो गया। तो कर्ण कैसे निकालते हैं, देखो ये तो एल है और ये आपकी आर है, ये एल है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण क्या होता है, लंब का स्क्वायर अंडर रूट में लंब का स्क्वायर यानी आर स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये तो आपने पढ़ी होगी पाइथागोरस प्रमेय। तो ये हमने रख दिया, तो इधर से ये दूरी इतनी हो जाएगी और इतनी दूरी ये वाली होगी, तो हमने इसकी वैल्यू को लिख भी रखा है। तो देखो इसको मान लिया हमने कि ये दूरी इतनी है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता पहले E1 मान लिया हमने, और प्लस Q2 आवेश के कारण हमने तीव्रता E2 मान लिया। अब इन दोनों के कारण क्या होगी, तीव्रता परिणामी होगी, दोनों का कुछ ना कुछ नेट होगा। अगर आपस में इधर उधर होते हैं तो हम उनको जोड़ लेते हैं। अब यहाँ क्या समस्या आ रही है, अगर थोड़ा वेक्टर पढ़ा होगा अगर आपने तो समझ में बेहतर आ जाएगा। चलो इस कलर को लेते हैं। इसे देखो, यदि एक आपका फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, कोई भी सदिश राशि ऊपर की तरफ लगती है, एक ऐसे लगती है, इन दोनों को नेट निकाल रहे हैं तो निकलेगा बिल्कुल बीचों बीच में, सही है। अगर एक लग रही है ऐसे और एक लग रही है ऐसे, इस पॉइंट से, जैसे इस पॉइंट से लग रही थी, तो
इसका जो नेट होगा वो बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देंगे। जैसे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, जो बड़ा होगा उसमें से घटा देंगे। इसके लिए एक विशेष रूल का यूज करते हैं, और मैं जो तुम्हें इसे शॉर्ट में समझाऊं, तो अगर ये दोनों बराबर हैं, मान लो ये आपका एफ है और ये भी वेक्टर एफ है, और दोनों की वैल्यू बराबर है, तो इसका जो परिणामी होगा ना, जो इस दिशा में खींचेगा, वो एफ रूट टू होगा। बस ए होगा तो ए रूट टू होगा, ये पी होगा तो पी रूट टू होगा, ई है वैद्युत क्षेत्र है तो आपका ई रूट टू बन जाएगा। बस इतना आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री के कोण पर हैं तो कौन से 90 डिग्री कोण पर हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूं। ये दोनों वेक्टर 90 डिग्री कोण पे हैं, तो आप उन दोनों का जो ऐड करोगे वो एफ रूट टू ए रूट टू कुछ भी बना सकते हो। अब यहाँ क्या था, यहाँ पहले इसको मैंने समझना ही बहुत वो है, बाकी इसकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। ये इसको ऐसे फेंक रहा है और ये इसको ऐसे फेंक रहा है। अब इसके बीच का हमें यहां ये वाला एंगल नहीं पता है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं इसके लिए अपने पास एक और ऑप्शन है। जैसे कोई भी वेक्टर आपका इस तरह से दे रखा है, ऐसे कोई भी एंगल पे, और यहां से एंगल बना हुआ है थीटा, तो आपका ये वाला इसे हम दो रूप में तोड़ सकते हैं। इस वाले वेक्टर को माना ये वेक्टर ए है, तो आप एक इधर डायरेक्शन में और एक ऊपर की तरफ तोड़ सकते हैं, ए डायरेक्शन। तो इसकी जो नीचे वाला होगा, ये जिधर थीटा होता है ये तो होता है ए कॉस थीटा, और ऊपर वाला टूटता है ए साइन थीटा, ठीक है। अब अपने पास ई तो इस डायरेक्शन में, इसको डिफरेंट कलर का लेना पड़ेगा, ये दिख जाएगा, चलो इसको लेते हैं। ई तो इस डायरेक्शन में है ई, तो इसके दो वेक्टर तोड़ दें, एक नीचे की तरफ और एक इधर, तोड़ दिए। अब जो नीचे वाला है इसको क्या नाम दें, ई कॉस थीटा ई साइन थीटा। देखो ये वाला कोण मैं अगर ऐसे करके बनाऊं, ऐसे करके, बाकी और भी इसके तरीके हैं पर मैं बहुत सिंपल बता रहा हूं, इस तरह से बनाते हैं तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये थीटा है तो आपका ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब ये थीटा हो गया तो ये क्या हो गया, अब ये E1 है तो ये नीचे वाला जो बना ये तो बना E1, बहुत सारे कलर मिल गए, साइन थीटा, और ये बन जाएगा E1 कॉस थीटा, सही है। और अगर ऊपर वाले इसका तोड़ूंगा तो एक ये तोड़ेगा ऊपर की तरफ, ठीक है, और एक टूटेगा इसका इधर तरफ। तो नीचे वाला ये होगा इसका E2 कॉस थीटा, और ये वाला होगा E2 साइन थीटा। तो ये E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा, ये दोनों एक दूसरे को अपने आपस में कैंसिल कर देंगे, दैट मीन घटा देंगे, क्योंकि अभी अपोजिट है तो अपोजिट वाला घटा दो, पर जो ज्यादा होता है उसमें से कम करते हैं। पर ये दोनों बराबर है, क्योंकि माइनस क्यू प्लस क्यू दोनों आवेशों के कारण तो बन रही हैं, तो ये वैल्यू में तो बराबर है, तो इसलिए ये इन दोनों ने काट दिया। तो फाइनली उस पूरे को छोड़ो, निकल के ई नेट जो निकल के आएगा आपका, ई नेट E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में अगर ये होते हैं, जैसे दोनों अलग अलग डायरेक्शन में तो घटते हैं और दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो ये जुड़ते हैं, तो वहां दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, ये आ रहे E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा, जोड़ दो। कैसे, E1 बराबर E2 के है, तो E1 कॉस थीटा और E2 के बराबर हम E रख लेंगे, तो ये हो जाएगा 2E कॉस थीटा। दिशा तुम्हें पता ही है, माइनस की ओर बन जाएगी भाई, ये नेगेटिव चार्ज है आपका ये, तो इसकी डायरेक्शन मेनली कहाँ आ रही है, नेगेटिव की ओर आ रही है। अब रखते हैं वैल्यू, E1 अब आ रहा है ये रहा, E1 ये रहा, और E2 ये रहा। कॉस थीटा की वैल्यू और निकाल लो। कॉस थीटा कैसे निकलेगा, हमारे पीछे पीछे डायग्राम है ना, उस चित्र में नहीं बना रहा हूं, ये डायग्राम है, ये है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, पूरे का अंडर रूट है, ये नीचे एल है, ये थीटा है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, लाल बट्टे कक्का से याद रखो, आधार बट्टे कर्ण, तो आधार कितना एल और कर्ण कितना अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये हमने ये बना लिया वैल्यू। अब हमने निकाला था 2E cos थीटा, इसमें वैल्यू रख दो, तो रखो 2
2 के तो रहेगा ही रहेगा ई कॉस थीटा, तो ई की वैल्यू ये हो गई और कॉस थीटा की वैल्यू ये हो गई। जो कुछ भी बन के आता है कटता है, काट दो। अब 2k क्यू और ये l हो गया, तो 2ql हो गया। 2ql किसके बराबर है? ये आपके p के बराबर है, तो हमने इसको k p कह दिया। और बट्टे में क्या है, दोनों का मल्टीप्लाई है, बस सीधा सीधा दिख रहा है। ये एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, ये अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। तो मेरी बात समझो, किसी के ऊपर जैसे 3 के ऊपर अंडर रूट है, इसका मतलब यह है 3 की पावर 1/2। तो यहां इस पूरे की पावर, मैं इसको मिटाऊं, इस पूरे की पावर तो 1 है और इसकी पावर हम 1/2 मान लेंगे। दोनों को जोड़ेंगे 1 और आधा, तो 1.5 या 3/2, तो हमने kp अपॉन 3/2, ये आपका फॉर्मूला आ गया। अगर आर स्क्वायर, हमें एल स्क्वायर हटाना है, एल हटाना है, तो वही एल बहुत छोटा हो जाएगा, एल लगभग बराबर 0 के, तो यहाँ 0 रख दो इसकी जगह, तो ये आर की पावर 3/2, तो आर की पावर 2 की पावर 3/2, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, आर की क्यू हो जाएगा, खत्म। तो ई नेट आई आपकी के पी अपॉन आर क्यू, वो 2 पी अपॉन आर क्यू आ रहा था, ये के पी अपॉन आर क्यू आ रही है। यानी निरक्षीय स्थिति का फॉर्मूला ये आपका निकल के आ गया, ठीक है। और अच्छी स्थिति पर तीव्रता निरक्षीय स्थिति की दुगनी होती है। भाई यहां 2 नहीं लग रहा है, इसमें 2 नहीं लग रहा है, तो मतलब ये आधी है। आप ऐसे ही बोल सकते हो ये निरक्षीय स्थिति की, कि निरक्षीय स्थिति की आधी होती है, बस इतना बोल सकते हो। अब इसके बाद एक समान तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर बल युग्म आघूर्ण, ये डेरिवेशन ही है सब आपके जितने भी हैं, पीछे दो किए हैं, इनमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है। अब हमने कोई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण द्विध्रुव रख लिया यहां पर। अब इसको पढ़ते हैं। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव जो -q + q आवेश से बना है, जिसमें दोनों आवेश अल्प दूरी 2l पर रखे हैं, यह वैद्युत द्विध्रुव समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। यह रहा आपका थीटा कोण, इस पर बनाते हुए इस पर रखा गया है। अब ये आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र है, मतलब सबके बीच की दूरी समान है वैद्युत बल रेखाओं की। वैद्युत क्षेत्र में -q आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में QE बल कार्य करता है, तथा -q आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में QE का बल कार्य करता है। ये कहना क्या चाह रहा है, यहाँ +q आवेश है, तो इस पर वैद्युत बल रेखाएं पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाती हैं, तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो इस पर ऐसे फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू क्या है QE, और इस पे इधर फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू क्या है QE। अब क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये -q चल रहा है, तो इसे इधर खींचेगा। क्लियर? ये क्या करेगा, इसको अब घुमाने, अब यहां पर जो रखा हुआ है ये इसे इधर खींच रहा है और ये इसे इधर खींच रहा है। चलो पहले आगे पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर परिणामी बल 0 होगा। इस पर जितना भी नेट फोर्स काम करेगा वो बिल्कुल 0 होगा। माना केंद्र से बल की लंबवत दूरी L sin थीटा। हमें क्या चाहिए, बलागुण होता है बल गुणा लंबवत दूरी। बल तो आपका ये रहा, लंबवत दूरी क्या नीचे की तरफ होगी, लंबवत दूरी बता दूं इसको, लंबवत दूरी कौन सी होगी, ये आपका Q है, तो ये वाली दूरी। ये कैसे निकलेगी भाई, ये कैसे निकालोगे आप, ये सेंटर है इसका, ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा आपका। तो अब कैसे निकालनी है, अब हमें चाहिए, कोई भी चाहिए, हमें ये आधार पता है, ये L, ये वाला कर्ण पता है आपको, ये L है डिस्टेंस कर्ण की, लंब आपको निकालना है, लंब आपको निकालना है, और यहां आधार आपका। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। एक मिनट, इसे आप मान लो ये क्या है, लेंथ है, और लेंथ क्या है भाई, इसकी डायरेक्शन है, तो ये सदिश बन के चलेगी। तो अगर आप इसे, ये L है और ये थीटा है, तो ये जो टूटेगा ये टूटेगा आपका L cos थीटा, और ये ऊपर की तरफ टूटेगा L sin थीटा। ठीक है, और आप यहां शिफ्ट कर सकते हैं, इस L थीटा को, sin थीटा को आप यहां लगा सकते हैं, क्योंकि लेंथ तो इसकी बराबर होगी।
तो फिर क्या हो जाएगा, ये आपका ये तो हो जाएगा L sin थीटा, और ये हो जाएगा नीचे वाला L cos थीटा। हमें कौन चाहिए, लंबवत दूरी ये चाहिए हमें, ये क्या आ गई L sin थीटा। क्लियर, वेक्टर फॉर्म से हम इसे तोड़ सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे, लंबवत दूरी क्या है, L sin थीटा होगा। इस वैद्युत ध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करेगा या कार्य कर रहा है जो इसके अक्ष के पड़ते घुमाने का कार्य करेगा। देखो मेरी बात समझो, अब ये जो रखा हुआ है यहां इस तरह से रखा हुआ है, ऐसे ऐसे करके, तो इसे ये तो खींचेगा आगे की तरफ और ये खींचेगा पीछे की तरफ, तो बल युग्म हो गया, मतलब बल का जोड़ा होगा, युग्म मतलब होता है जोड़ा। तो इसे घुमाने का प्रयास करेगा, इसे घुमाएगा पूरे में ऐसे करके, फिर ये घूमेगा ऐसे करके, ऐसे घूमना शुरू कर देगा। तो इस पे दो फोर्स काम कर रहे हैं, यानी बल युग्म काम कर रहा है। और आपका जो बलागुण होता है उसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं, बल आगुण। बल आगुण होता है फॉर्मूला बल गुणा लंबवत दूरी। तो बल कितना है, क्यू ई, लंबवत दूरी हमने एल साइन थीटा निकाली, ठीक है। अच्छा, दूसरा भी इतना ही होगा, क्यू ई एल साइन थीटा, क्योंकि नीचे वाली दूरी भी, ये वाली अगर हम बात करेंगे तो ये भी एल साइन थीटा निकल के आएगी, ठीक है। चलिए, तो टाउ इक्वल टू टी वन प्लस टी टू, जो टोटल होगा, तो क्या हुआ, क्यू ई एल साइन थीटा। अब पीई क्या होता है, पी ई साइन थीटा, टू क्यू एल हमने पी बना दिया, और ये आ गया टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। और ये बलागुण भी सदिश राशि है, तो अगर हमें सदिश में व्यक्त करें तो टाउ वेक्टर इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, मतलब इसकी डायरेक्शन पी गुणा ई के लंबवत होने वाली है। पी और ई के लंबवत आएगी टी की डायरेक्शन, मतलब जेड डायरेक्शन में आपका पी होगा और जेड डायरेक्शन में आपका ई होगा, इन दोनों के लंबवत, इस तरह से। अगर ये ई हो तो आपके ये पी की डायरेक्शन, टाउ की डायरेक्शन होगी, मतलब इन तीनों के, दोनों के ही लंबवत आएगा आपका टाउ। बलाघूर्ण की दिशा क्लॉकवाइज होगी, वृत्तध्रुव की दिशा माइनस से प्लस क्यू की ओर होती है, ठीक है। आगे और कोई भी कंडीशन तो मैं याद नहीं रखनी और कुछ भी नहीं समझना, वो फिर ज्यादा डीप हो जाएगा। ये भी एक डेरिवेशन है, आप एक बार देख लो, बट ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूं। आप, मैं इसको वीडियो को धीरे धीरे चला रहा हूं, आप इसी लैंग्वेज को पढ़ते हुए समझ सकते हो। अगर जिसको इंपॉर्टेंट, मतलब इसको जरूरत है, तो कुछ बच्चे ज्यादा पूरा एडवांस तैयारी करना चाहते हैं, तो ठीक है। ये कंप्लीट है, आपका फिनिश होता है, कंप्लीट होती है वीडियो, ठीक है। कोई भी अगर आपको डाउट लगता है, अगर स्पेशली आप किसी भी डेरिवेशन को समझ नहीं पाए और उसकी वीडियो चाहते हैं मैं अलग से उसको और बहुत अच्छी तरह से 3D में समझाऊं, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो को वन शॉट बोलूं और फिर इसको लेंदी कर दूं तो कोई फायदा नहीं है। तो आप जो भी डेरिवेशन आपके समझ में नहीं आया, आप उसे मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसे आपको 3D में समझा दूंगा, ठीक है। बाकी अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।